गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट डे हम लोगों ने आपका चैप्टर 3 स्टार्ट किया था। 3rd चैप्टर में हम लोगों आपका 3rd चैप्टर का जो नेम था एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चैप्टर 3 स्टार्ट किया था हमने, जो कि क्या है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। उसमें हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर का, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। देन हम लोगों ने क्या देखा था वहाँ पे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो आपके केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनके कुछ लॉज देखे थे कि किस टाइप से आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो रही होती है। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहले हम लोगों ने देखा था आपका जो फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखा था फर्स्ट हम लोगों ने। सेकेंड लॉ हम लोगों ने देखा था लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है, सेकेंड लॉ आपका क्या था, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट डे देखी थी। आपका जो लास्ट क्लास था उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था, सबसे पहले तो डेफिनेशन देखी थी एटम एंड मॉलिक्यूल्स की। सेकंड हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसमें हमने 2 लॉज देखे थे। फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड वन इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है, आज हम आपका 3rd लॉ देखेंगे, डॉल्टन्स लॉ है आपका, जो क्या है यहाँ पे देखेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, डॉल्टन्स लॉ। ठीक है, आज हमें क्या देखना है, डॉल्टन्स लॉ। तो डॉल्टन्स लॉ क्या था आपका, डॉल्टन्स लॉ जो था, डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी ये। ठीक है, डॉल्टन ने बताया था, ये क्या था, ये आपका डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है ना, क्या देखा है आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या देखना है हमें, डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डॉल्टन क्या थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम्स के बारे में हमें कुछ चीज़ें बताई थी कि एटम्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनका की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई थी हमें किसने, डॉल्टन ने बताया था। एटम के बारे में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी कि एटम्स एक्चुअल में होते क्या हैं, किस टाइप के होते हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी हमें। तो सबसे पहले तो डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो थी वो क्या थी, आपके एलिमेंट्स, कंपाउंड्स या मिक्सचर्स जो भी बन रहे होते हैं वो किन से मिलकर के, वो सारे क्या होते हैं, मैटर्स होते हैं। मैटर आपका मैंने चैप्टर 1 में बताया है कि मैटर्स क्या होते हैं। तो मैटर क्या होंगे आपके, एनीथिंग विच इज़ ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास। ठीक है, कोई भी चीज़ जो कि स्पेस कवर कर रही हो, जगह ले रही हो, और उसका खुद का कोई ना कोई मास हो, कुछ वेट हो उसमें, तो वो क्या होती है, क्या कहलाती है, वो मैटर होती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या होती है, मैटर होती है। तो हमें जो भी चीज़ें दिख रही होती हैं वो सारी की सारी क्या है, मैटर है, क्योंकि वो कुछ ना, जो भी चीज़ें हमें दिख रही होती हैं आसपास में, उनका कुछ ना कुछ वेट होता है, मास होगा, और वो स्पेस भी कवर कर रहे होते हैं। ठीक है, इवन एयर जो कि हमें दिख नहीं रही होती है, ठीक है, एयर हमें दिख नहीं रही है बट फील कर रहे होते हैं उसे हम। ठीक है ना, उसे हम क्या कर रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं, वो भी आपका मैटर है। फील कर रहे होते हैं, हमें पता है कि वो स्पेस कवर कर रही होती है। कैसे आप बता सकते हो कि जो एयर है वो स्पेस कवर कर रही है, तो जब भी हम बलून में आप एयर डाल रहे होते हैं, फिल कर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, उसका साइज़ क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। दैट मीन्स जितनी आप वहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स डालोगे उन्हें ज़्यादा ये स्पेस की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो उसका साइज़ क्या होता है, बढ़ता रहता है। तो इससे हम बता सकते हैं कि एयर भी आपका क्या है, मैटर है, एंड उसका कुछ ना कुछ वेट होता है, उस पर मास होगा। वहाँ पे आप मेज़र करके देखोगे तो पहले आपका बलून जिसमें एयर नहीं है उसे मेज़र करो, देन आप उस पर एयर डाल के देन मेज़र करो, तो वहाँ पे वेट में भी डिफरेंस होंगे। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ मास भी होता है, और आपके वहाँ पे उनका वो स्पेस भी कवर कर रहे होते हैं। ठीक है ना, ये हो गए आपके
जो मैटर्स होते हैं वो क्या स्पेस कवर कर रहा होता है, उनका खुद का मास होता है, उन मास उनका होगा। देन तो आपके जो भी मैटर्स होते हैं वो मैटर्स एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या फिर आपके मिक्सचर हो, कुछ भी हो, तो वो क्या होते हैं, किन से मिलकर के बने होते हैं, एटम से मिलकर के बने होते हैं। ये किसने बताया था हमें, डाल्टन ने बताया था। डाल्टन्स के मुताबिक उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, कुछ लाइंस बताई थी उन्होंने कि ऐसे होते हैं एटम्स। तो उन्होंने सबसे पहले क्या बोला था, फर्स्ट वन इज, क्या बोला था उन्होंने, पोस्टुलेट ऑफ थ्योरी, ठीक है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स हम लिखवाएंगे यहाँ पे। उन्होंने क्या क्या बोले, क्या क्या बताया था कि आपके जो एलिमेंट्स होते सॉरी जो एटम्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, क्या होते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बोला था ऑल मैटर्स इज मेड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स, ऑल मैटर is made of very tiny particles all matter is made of very teeny particles called atom, ठीक है ना। क्या बोला था, जो डाल्टन थे उन्होंने एटम के बारे में कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। तो क्या बोला था उन्होंने सबसे पहले, ऑल मैटर्स इज मेड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स, वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जो मैटर्स है आपके वो बहुत ही छोटे छोटे से पार्टिकल से मिलकर के बन रहे होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एटम बोल रहे होते हैं। एंड क्या हो जाएगा, विच पार्टिसिपेट इन chemical which participate in chemical reaction, ठीक है। तो फर्स्ट उन्होंने क्या बोला था, ऑल मैटर्स इज मेड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जितने भी मैटर हैं आपके, जितने भी मैटर्स होते हैं जो आपको दिख रहे हैं, जिन्हें आप फील कर रहे हो, वो क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बन रहे होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एटम बोल रहे होते हैं, ठीक है। जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। सो मैटर आपके एटम्स जो होते हैं वो छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच इज पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन। आप इजली एटम को डिफाइन करना चाहो तो कैसे डिफाइन कर सकते हो आप एटम को, कि एटम्स क्या होते हैं। तो एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही होती है। ये आपको डाल्टन ने बताया था सबसे पहले कि जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं एंड वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, ठीक है। सेकेंड पोस्टुलेट जो इनका था
इन्होंने बोला था कि आपके जो एटम्स होते हैं, ठीक है, जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनडिविजिबल होते हैं। कैसे होते हैं, इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं। एंड इन्हें क्या कर सकते हैं, ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम इन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की ड्यूरेशन में, ठीक है। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल। सेकंड जो इनका पोस्टुलेट था वो क्या था, एटम आर indivisible पार्टिकल, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला था, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और विच कैन नॉट बी created or destroyed in any chemical reaction. Destroyed in chemical रिएक्शन, ठीक है। क्या बोला था, सेकंड जो पोस्टुलेट था क्या होता है, एटम्स आर इंडिविजिबल, इंडिविजुअल होते हैं वो, इंडिविजुअल पार्टिकल्स होता है एटम विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन की ड्यूरेशन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन से हम मेटल्स को क्या कर सकते हैं, ना तो हम उन्हें क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो मेटल्स आपके जो भी एटम्स होते हैं, किसी भी मेटल के जो एटम्स होते हैं, सारे के सारे एटम्स क्या होता है, इंडिविजिबल होते हैं। उन्हें हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन द ड्यूरेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम ना तो आपके जो एटम्स होते हैं उन्हें फॉर्म कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये आपका जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कुछ वैसा ही है, ठीक है। वहाँ पे हमने क्या बोला था, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। तो जो मास होगा वो किसका होता है, मास मैटर्स का होता है। मैटर्स किससे मिलकर के बन रहे होते हैं, एटम से। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई आपकी वो क्या हो गई, एटम। तो यहाँ पे जो डाल्टन थे उन्होंने बताया कि एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम जो एटम्स हैं ना तो उन्हें क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस जो डाल्टन का ये जो पोस्टुलेट था, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो आपका लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसे सपोर्ट किया था, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था कि जो आपका ये जो लॉ था, ये जो पोस्टुलेट था डाल्टन का, वो सपोर्ट कर रहा था कौन से लॉ को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। इस लॉ के लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास जो था उसमें आपने जो बताया और डाल्टन ने यहाँ पे बताया कि हाँ वो जो पोस्टुलेट है वो सही है। हमने क्या बताया अभी आपको कि वहाँ पे क्या था, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मास किसका होता है, मैटर का होगा। मैटर, हमने मैटर की क्या डेफिनेशन बताई आपको, एनीथिंग विच इज़ ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास। किसी भी चीज़ में जिसमें भी मास होगा वो क्या होता है, मैटर होता है, ठीक है। तो मैटर के मास होंगे आपके, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एटम्स। तो जो मास होता है वो किसका होता है, मैटर का होगा। एंड फर्स्ट पोस्टुलेट जो था वहाँ पे हमने क्या देखा कि जो भी मैटर्स हैं वो टीनी पार्टिकल से मिलकर के बन रहे होते हैं, जो कि क्या होता है, एटम के होते हैं, जिन्हें हम क्या बोल रहे होते हैं, एटम्स। तो फाइनली क्या होता है आपका, एटम्स जो होते हैं उन्हें ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसीलिए आपके जो मास है वो ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो सेकंड पोस्टुलेट था डाल्टन का, वो क्या था, किसको सपोर्ट कर रहा था,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये जो इनका सेकेंड पोस्टुलेट था वो सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, थर्ड इन्होंने बोला था एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। थर्ड वन इन्होंने क्या बोला था, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, एटम्स ऑफ a given element, atoms of a given element are आइडेंटिकल। ठीक है, क्या बोला था इन्होंने, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। सेकेंड इन्होंने क्या जो थर्ड लॉ था, थर्ड पोस्टुलेट जो था डाल्टन का, वो क्या था, उन्होंने बोला था एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की हम बात कर रहे होंगे, कोई भी एलिमेंट हो, उसके जो एटम्स होते हैं आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो भी आपका कोई भी एलिमेंट हो, उसके जो एटम्स होते हैं, कोई भी एलिमेंट है उसके जो एटम्स होंगे वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, सेम एज होते हैं बाय द मास और केमिकल प्रॉपर्टीज के। आप यहाँ पे सपोज हमने ले लिया हाइड्रोजन। ठीक है, हमने ले लिया हाइड्रोजन, तो जो हाइड्रोजन आपका एलिमेंट होगा, हाइड्रोजन एलिमेंट हो गया, हाइड्रोजन एलिमेंट के जो भी एटम्स होंगे, जितने भी एटम्स होंगे, उन सब के एटॉमिक मास एंड उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती, सेम होती। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे कौन सा एलिमेंट ले लिया, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स हैं उसमें से किसी एक एटम को निकाल के आप बता सकते हो कि हाइड्रोजन के उसका हमने मास पता कर लिया एंड उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है वो देख ली। तो हम कोई भी आपके हाइड्रोजन एटम होंगे, हमको सारे हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स हैं उन सबको देख के उनकी स्टडी नहीं करनी। एक एटम जैसा होगा वैसे ही बाकी के सारे एटम्स भी होते हैं। तो सेम एलिमेंट के एटम्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं इन अ मास और मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एंड जो उसका मास है वो क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, सेम होता है। ठीक है, ये बोला था थर्ड इनका जो पोस्टुलेट था, जैसे हमने बताया कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एटम का हाइड्रोजन के जितने भी एटम हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, सेम। उनके जो एटॉमिक मासेस हैं वो क्या होंगे, सेम, एंड उनका जो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, फोर्थ इन्होंने बोला था एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। फोर्थ इन्होंने क्या बोला था, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट have different masses and properties।
ठीक है ना। क्या बोला था इन्होंने, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग क्या होता है आपका, सपोज हमने एटम ले लिया किसके, हाइड्रोजन, सपोज हमने ले लिया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ले लिया हमने, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सपोज हमने ले लिया, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कुछ और होगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास सॉरी एटम का जो मास होता है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम का जो मास होगा वो कुछ और होगा और ऑक्सीजन एटम का जो मास होगा वो कुछ और होगा। एंड हाइड्रोजन एटम्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं किससे, जो ऑक्सीजन एटम है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज से। ऐसे आप कोई भी एलिमेंट ले लो, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आपका नाइट्रोजन है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, कुछ भी आप देख लो, उन सब के मासेस क्या होते हैं डिफरेंट, उन सब के जो एटम्स होते हैं उनके जो मास हैं वो क्या होंगे डिफरेंट होंगे, एंड उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी क्या होती हैं डिफरेंट होती है। सो डिफरेंट एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मासेस क्या होते हैं डिफरेंट, जो एलिमेंट्स उनके एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मासेस क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ये इनका फोर्थ पोस्टुलेट था। देन फिफ्थ वन, इन्होंने क्या बोला था, फिफ्थ इन्होंने बोला था एटम combine in the small ratio of in the ratio of a small whole number in the ratio of small whole नंबर, ठीक है ना। इन्होंने क्या बोला था, होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड, टू फॉर्म कंपाउंड, ठीक है। फिफ्थ इन्होंने बोला था कि जो आपके एटम्स होते हैं जब वो कंबाइन कर रहे होते हैं तो क्या बना रहे होते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, ये हमें मालूम है। तो क्या होते हैं, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, ठीक है। स्मॉल होल नंबर में ये क्या होते हैं, आपके जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन हो रहे होते हैं और क्या बना रहे होते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। किसका फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहा होता है। तो जो एटम्स हैं वो कैसे कंबाइन हो रहे होते हैं, रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके कि इनका जो रेशियो होता है वो होल नंबर में होता है। दैट मीन्स अगर हम बात कर रहे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन का रेशियो क्या हो जाता है 1:2 अकॉर्डिंग टू देयर नंबर एंड एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। आप अगर देखोगे कि मासेस के अकॉर्डिंग अगर हम इन्हें देख रहे होंगे, यहाँ पे वैसे नंबरिंग हम देख रहे होते हैं तो होल नंबर होता है आपका, तो 1:2 के फॉर्म में जब कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो ये क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होता है, होल नंबर्स के फॉर्म में ही होगा, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हमने कर दिया C
एंड कार्बन प्लस कार्बन ऑक्सीजन हाफ, ठीक है। CO2 करते हैं हम, CO हाफ नहीं करते हैं, CO 1.5 या फिर हमने कर दिया H हाफ O, ठीक है। इस टाइप से कुछ भी नहीं होता है आपका, जो भी होगा होल नंबर होगा। H2O हो गया, 2 हाइड्रोजन कितने हो गया आपके 2, ऑक्सीजन 1, तो 2:1। इस टाइप से ये क्या होते हैं, हमेशा होल नंबर्स पे कंबाइंड हो रहे होते हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। जो भी एटम्स हैं आपके वो होल नंबर में क्या हो रहे होते हैं, कंबाइंड हो रहे होते हैं एंड क्या कर रहे होते हैं, वो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। ठीक है। लास्ट इनका जो पोस्टुलेट था, लास्ट वन 6, वो क्या था, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स, द रिलेटिव नंबर और काइंड ऑफ atoms, the relative number or and kind of atoms are constant in a given compound, are constant in a given कंपाउंड। ठीक है। ठीक है ना, क्या हो जाएगा उनका जो लास्ट 6 पोस्टुलेट तक क्या था, द रिलेटिव number and kind of atoms are constant in a given compound। अब हम कंपाउंड किसी भी कंपाउंड की बात कर लेंगे। फिर से हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या, सपोज हमने ले लिया यहाँ पे देख लो आप, सपोज क्या लिया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों डिफरेंट आपके कंपाउंड, या फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं एक और, क्या देख लेते हैं हम, H2O एंड H2O2। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि क्या बोल रहा है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स। नंबर का क्या मीनिंग हो गया, यहाँ पे जो नंबरिंग हम लिख रहे हैं तो आपका नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए 2, काइंड ऑफ एटम्स कितने हो गए, यहाँ पे 2 नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए 3, यहाँ पे 2 एटम किसके हो गए हाइड्रोजन के एंड 1 एटम किसका हो गया आपका ऑक्सीजन का। ठीक है, एंड काइंड ऑफ एटम्स देखेंगे तो यहाँ पे 2 काइंड ऑफ एटम्स है, फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन, फर्स्ट काइंड ऑफ एटम, एंड सेकेंड काइंड ऑफ एटम क्या हो गया आपका ऑक्सीजन। 2 तरह के एटम्स है, हाइड्रोजन एंड आपके हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम्स हैं एंड ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम्स हैं यहाँ पे। तो और नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहे होंगे तो कितने हो गए, नंबर ऑफ एटम यहाँ पे आपके 3 हो गए। ये हो गया आपका वाटर मॉलिक्यूल, दिस वन इज वाटर मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड है आपका। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ये भी क्या है आपका कंपाउंड है। यहाँ पे हम देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स की अगर हम बात कर रहे होंगे तो नंबर ऑफ एटम्स आपके यहाँ पे कितने हो गए 4 हो गए। ठीक है, क्योंकि 2 एटम्स है किसके हाइड्रोजन के एंड 2 एटम्स है किसके ऑक्सीजन के, तो नंबर ऑफ टोटल एटम्स कितने हो गए 4 एंड काइंड ऑफ एटम्स यहाँ पे आपके हो गए 2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे आप और भी कुछ देखोगे, आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला मालूम होगा, क्या होता है C6H12O6। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात कर रहे होंगे नंबर ऑफ एटम्स की, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए आपके 6 + 12 18 + 6 24। सो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए 24
4 एंड काइंड ऑफ एटम्स की अगर हम बात कर रहे होंगे तो काइंड ऑफ एटम्स यहाँ पे कितने हो गए, 3 काइंड, ठीक है। कार्बन एटम्स हो गए, ऑक्सीजन एटम्स हो गए एंड हाइड्रोजन एटम्स हो गए आपके। तो इस टाइप से क्या बोल रहा है, ये आपका क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज आपका कंपाउंड हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, वाटर है आपका, वो आपका हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। तो इनका जो लास्ट पोस्टुलेट था वो क्या कह रहा था कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए, जो भी गिवन कंपाउंड है आपका, वाटर ले लो या हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लो या फिर आपने ग्लूकोज ले लिया, किसी भी गिवन कंपाउंड के जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और काइंड ऑफ एटम्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। ये कभी अगर हम कंपाउंड हम ले रहे हैं क्या, वाटर, ठीक है, वाटर कंपाउंड अगर हम ले रहे हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स हमेशा क्या होंगे, 3 एंड नंबर काइंड ऑफ एटम्स क्या होंगे, 2, ठीक है। 2 टाइप के आपके यहाँ पे एटम्स होते हैं एंड नंबर ऑफ एटम्स की अगर हम बात कर रहे होंगे तो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 3। तो किसी भी कंपाउंड की जब हम बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स एंड काइंड ऑफ एटम्स हमेशा कांस्टेंट होते हैं, ये इन्होंने बताया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इम्पॉर्टेंट है फॉर द योर एग्ज़ाम्स एंड आपको नेक्स्ट जो आपकी क्लासेस होंगी वहाँ पे भी ये चीज़ें आपको पढ़नी होती है, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आपकी जो अगली क्लासेस होंगी वहाँ पे भी यूज़ हो रहा होता है, तो इसे आप देखिएगा एक बार अच्छे से, कहीं पे कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा, ठीक है। आपका जो प्रीवियस टॉपिक्स थे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन या फिर एटम्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स क्या हैं, और अभी एटम्स के लिए तो आपने डिटेल में देखा कि एटम्स क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, तो वो सारी चीज़ें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन ने एटम की डीप स्टडी करके हमें प्रॉपर बताया था कि एटम्स आपके क्या होते हैं, किस टाइप से होते हैं, ठीक है। डिफरेंट आपका क्या था, फर्स्ट वन हमने क्या देखा, जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट थे उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि एटम्स जो है मैटर्स जो हैं वो टीनी पार्टिकल से मिलकर के बन रहे होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एटम बोल रहे होते हैं, और वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, ठीक है। सेकेंड इन्होंने बोला कि जो आपके एटम्स होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है। एटम्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, उन्हें हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उन्हें केमिकल रिएक्शन की ड्यूरेशन में उन्हें हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो जो एटम हैं आपके नेचर में वो हमेशा रहेंगे, ठीक है। हम उन्हें किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू, ना तो अगर हमने किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी एटम का, आपका कोई एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो इस रिएक्शन की ड्यूरेशन में ना तो डिस्ट्रॉय होगा और ना ही कोई नए एटम्स का वहाँ पे क्रिएशन हो रहा होगा, ना तो वहाँ पे कोई भी नए एटम्स क्रिएट हो रहे होंगे, ठीक है। थर्ड इन्होंने बोला जो एटम्स होते हैं, सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं बाय द एटॉमिक मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो आपके सेम टाइप के एलिमेंट्स होंगे उनके जो एटम्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड जो मासेस होते हैं, मास होंगे, वो क्या होते हैं, हमेशा सेम होते हैं, ठीक है। फोर्थ इनका पोस्टुलेट था जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, डिफरेंट होती हैं। फिफ्थ इन्होंने बोला कि जो आपके एटम्स होते हैं वो कंबाइंड हो रहे होते हैं स्मॉल होल नंबर के फॉर्म में, ठीक है। स्मॉल होल नंबर के फॉर्म में वो कंबाइंड हो रहे होते हैं एंड कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। वो कंबाइंड होके कंपाउंड का, जो आपके एटम्स होते हैं वो कंबाइंड होके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं एंड वो किस टाइप से कंबाइन हो रहे होते हैं, तो कंबाइनिंग की जो उनकी नंबरिंग होती है वो क्या होती है, होल नंबर्स के फॉर्म में कंबाइंड हो रहे होते हैं। लास्ट पोस्टुलेट जो था उन्होंने बोला था कि आपका कोई भी कंपाउंड हो, ठीक है, कोई भी कंपाउंड हो उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं या फिर जो काइंड ऑफ एटम्स होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं, हमेशा सेम होते हैं, ठीक है। ये इनके पोस्टुलेट्स थे। तो यहाँ पे आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे या फिर आपके जो पिछले टॉपिक्स थे, लास्ट जो मैंने आपको बताया था पिछले टॉपिक्स हैं, जो आपके वहाँ पे कोई भी डाउट है तो आप एक बार पूछिएगा, क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हम आपका देखेंगे कि एटम को हम और भी डिटेल में देखेंगे कि जो एटम्स थे उन्हें कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है, एटॉमिक मासेस हम देखेंगे क्या होते हैं, ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो किस पे होगी, एटम्स के बारे पे, कि एटम की स्टडी हम देखेंगे, एटम का साइज़ क्या होता है, एटम को हम रिप्रेजेंट कैसे कर, जो भी आपके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स को हम
किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनके सिंबल्स क्या होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें, एंड एटॉमिक मासेस क्या होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आपके पास आप इन टॉपिक्स को भी एक बार देख लीजिएगा तो आपको कल ईजिली चीज़ें समझ में आएंगी। एंड आपके जो अभी जो टॉपिक हो चुके हैं उस पर भी अगर कोई डाउट है तो आप उसे पूछिएगा। ओके, थैंक यू।